दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीदें करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। आप लोग क्रम बाय क्रम करके पढ़ते रहिए क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग के पास आता जा रहा है। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। आज हम लोग ऐसे 3 टॉपिक को देखेंगे जो ये बेसिक लेवल का टॉपिक होता है हिंदी का और इम्पोर्टेंट भी होता है। यह 2+2+2 करके 6 नंबर का टॉपिक है और 6 नंबर इसमें से आता है। ये भी 2 ही नंबर का ही पूछता है और ये अलंकार भी 2 ही का है और ये छंद भी 2 ही नंबर का आता है। 2+2+2 6 नंबर का ये क्वेश्चन है जो आप लोग के यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ये जो भी 3 टॉपिक आज देखा जाएगा वो मैक्सिमम टॉपिक में आप लोग को उतना कुछ रटना नहीं पड़ेगा। बस आप लोग अच्छे से इसको सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा, ये उसी तरह क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इसका दोहा बाई चांस उसमें से 1-2 ऐसा दोहा होगा जो आप लोग को याद करना पड़ेगा, नहीं तो मैक्सिमम दोहा आप लोग को पहले से ही याद होगा। इसके एक एक टॉपिक को देखा जाएगा। बेसिक से बेसिक टॉपिक है हिंदी का। आइए तब इसको अब शुरू करते हैं। काव्य सौंदर्य के तत्व को देखा जाएगा कि काव्य क्या होता है, सौंदर्य के तत्व क्या होते हैं। ये जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं इसमें 3 तत्वों को देखा जाएगा। सबसे प्रथम वाले को रस और दूसरे वाले को अलंकार और तीसरा वाला छंद है। तो सबसे पहले रस के बारे में देखा जाएगा, रस के डिटेल में देखा जाएगा। रस किसे कहते हैं, रस में कौन कौन भाग होते हैं। उसके बाद से अलंकार को देखा जाएगा, फिर उसके बाद छंद को देखा जाएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं कि क नंबर पे डाला गया है रस को, और रस के बारे में डिटेल में देखा जाए कि रस किसे कहते हैं। उसके बाद से रस के अंग को देखा जाएगा कि रस कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रस की परिभाषा देखते हैं कि रस कहते किसे हैं। रस कविता, कहानी, उपन्यास आदि को पढ़ने या सुनने से एवं नाटक को देखने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जो भी हम लोग कविता पढ़ते हैं, कहानी सुनते हैं, उपन्यास सुनते हैं, याद करते हैं, इस सारे चीज़ों को देखने पढ़ने में जो आनंद प्राप्ति होती है हम लोग को, उसे ही रस कहते हैं। ये रस का एक्सप्लेनेशन एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, बस आप लोग रस का परिभाषा सुन लीजिएगा, ये नहीं पूछता एग्ज़ाम में। और रस में एक मेन सूत्र होता है, विभावानु भाव विचारी ऋसंयोगाद्र सन्निष्पत्तिय, जिसमें विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के निष्पत्ति से रस का निर्माण होता है। इसमें विभाव के बारे में, अनुभाव के बारे में, संचारी भाव के बारे में देखा जाएगा कि ये फार्मूला कहता क्या है कि विभावानुभाव भाव्य विचारी संयोगाद्र निष्पत्ति। तो इसके पहले हम लोग इस हेडिंग को देखे हैं कि रस के अंग कौन है, तब इसको देखा जाए रस के अंग कौन कौन है और रस के अंग में कौन कौन आते हैं। तो रस के अंग में देखा जाएगा सबसे पहले अस्थाई भाव। ये रस में 4 चीज़ें आता है, एक अस्थाई भाव आता है और एक विभाव आता है और एक अनुभाव आता है और एक संचारी भाव आता है। इसी के माध्यम से रस में जो मेन सूत्र फार्मूला बना था, इसी के संयोग से वो बना है। तो फर्स्ट वाले अस्थाई भाव। अस्थाई भाव का मतलब होता है स्थिर भाव, यानी किसी भी कविता या कहानी को जो बोला जाता है उसमें अस्थाई भाव, स्थिर भाव होगा जो रस प्राप्ति होती है। और सेकेंड वाले पे विभाव है। विभाव का मतलब परिस्थिति बनाना, यानी सिचुएशन तैयार करना, विभाव में आ जाएगा। और थर्ड नंबर पे आता है अनुभाव। अनुभाव का मतलब क्रियाशील करना, यानी किसी भी चीज़ को क्रियाशील करना। और फोर्थ नंबर पे आता है संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब अस्थिर भाव। फोर्थ पे आता है संचारी भाव। संचारी भाव का मतलब अस्थिर भाव। ते रस के अंग कौन कौन से हैं तो क्लियर हो गया। अब रस में
उनके अस्थाई भाव कौन कौन होता है, क्रम संख्या कौन कौन होता है और रस कौन कौन होते हैं, इसको देखा जाए। तो रस में सबसे पहले क्रम संख्या को देखा जाएगा और रस का नाम देखा जाएगा और अस्थाई भाव देखा जाएगा। तो क्रम संख्या 1 से लेकर के 5 प्रकार के रस देखा जाएगा, जिसमें से फर्स्ट वाला श्रृंगार रस है। फर्स्ट वाला श्रृंगार रस में इसका अस्थाई भाव होता है रति। श्रृंगार रस का नाम है श्रृंगार और इसका अस्थाई भाव होता है रति। और दूसरा है करुड़ रस का अस्थाई भाव शोक होता है। और हास्य रस का अस्थाई भाव हास्य ही होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है और शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। देखिएगा, यदि लॉन्ग क्वेश्चन में यदि श्रृंगार रस, करुड़ रस, हास्य रस का परिभाषा या उदाहरण सहित स्पष्टीकरण भी पूछता है तो उसका तो एक्सप्लेनेशन अभी नीचे तो किया ही गया है। यदि एमसीक्यू क्वेश्चन में यदि इसका क्वेश्चन बनेगा कि करुड़ रस का स्थायी भाव क्या होता है तो शोक होता है, ये ऑप्शन में देखिएगा, ये ऑप्शन में दिया रहेगा। तो जो इसमें रति होता है, रति का मतलब होता है स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को रति कहते हैं। जो इसमें रति होता है, रति का मतलब स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम भाव को रति कहते हैं। और शोक जो होता है, शोक इष्ट के नाश अथवा अनिष्टागम के कारण मन में उत्पन्न व्याकुलता को शोक कहते हैं। और एक हास्य होता है, हास्य का मतलब किसी के अंगों या वेशभूषा या वाणी आदि के विकारों के ज्ञान से उत्पन्न प्रफुल्लता को हास कहते हैं। और एक अस्थायी भाव उत्साह होता है, उत्साह का मतलब दान, दया और वीरता आदि के प्रसंग से उत्तरोत्तर उन्नत होने वाली मनोवृत्ति की को उत्साह कहते हैं। और एक 4 पे आता है, 5 पे आता है निर्वेद। तो निर्वेद का मतलब होता है कि संसार के प्रति त्याग भाव को निर्वेद कहते हैं। तो देखिएगा, यदि इसका क्वेश्चन एमसीक्यू में भी बन सकता है और लॉन्ग में आएगा तो नीचे एक्सप्लेनेशन पूरा डिटेल में किया गया है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ये वीडियो 6 नंबर तो आप लोग को दिला करके ही मानेगा। तो इस रस में सबसे पहले जो रस पढ़ा जाएगा वो वीर रस पढ़ा जाएगा। जो मुख्य इम्पोर्टेंट है बस उसी को ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश किया गया है। आप लोग बस इसी को पढ़ लीजिएगा, पूरा डिटेल में हर एक रस को मत पढ़िएगा। जो भी इम्पोर्टेंट है, जो बार बार पूछता रहता है, उसी रस को यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले रस पे वीर रस आता है। वीर रस किसे कहते हैं? तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह, जो वीर रस का अस्थाई भाव होता है, उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर रस की दशा प्राप्त होता है। जो वीर रस होता है इसको तो डिटेल में आप लोग को लिखना ही पड़ेगा। यदि वीर रस पूछ दिया तो उसको लिखना पड़ेगा विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक अस्थाई भाव वीर रस की दशा प्राप्त होता है। और वीर रस का उदाहरण क्या है? उदाहरण इम्पोर्टेंट होता है, तो उदाहरण को देखा जाए। चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को, और राणा प्रताप सर काट काट कर करता था सफल जवानी को। इसके उदाहरण को भी देख लीजिएगा। ये हर एक उदाहरण जो भी है, ऐसा नहीं है कि जो आप लोग सुने नहीं होंगे, याद करने की कोशिश उतना मत कीजिएगा, बस इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। ये उदाहरण आप लोग के माइंड में शिफ्ट हो जाएगा। तो अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि वीर रस का स्पष्टीकरण क्या होता है। इसका स्पष्टीकरण है कि अस्थाई भाव, जो इसमें जैसे 4 भाव बनेंगे, एक अस्थाई भाव और एक विभाव और एक अनुभाव, एक संचारी भाव। तो इसका जो अस्थाई भाव बनेगा वो उत्साह बनेगा। विभाव जो बनेगा इसका युद्ध शत्रु का निर्माण होगा। जिसका जो अनुभाव रहेगा सिर काटना या घोड़े चेटक पर चढ़ना होता है। संचारी भाव अपनी युवा अवस्था को, अपने शौर्य को सफल बनाता है। ये वीर रस का स्पष्टीकरण है। अब सेकेंड रस पे देखा जाएगा कि सेकेंड रस कौन सा होता है। सेकेंड रस यानी ख, इस पर रखा गया है करुड़ रस को।
करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। और करुण रस किसे कहते हैं? तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जब शोक नामक अस्थाई भाव की प्राप्ति होती है तब वहाँ करुण रस प्रमाणित होता है। करुण रस जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जब शोक नामक अस्थाई भाव की प्राप्ति होती है तब वहाँ करुण रस प्रमाणित होता है। अब इसके उदाहरण को देखा जाए कि करुण रस का उदाहरण क्या है और उसके बाद से उसका स्पष्टीकरण देखा जाएगा। तो करुण रस का उदाहरण है, बहुत ही इनका प्रिय उदाहरण है कि मणि खोए भुजंगसी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। ये भी उदाहरण आप लोग को सुना जाना पहचाना होगा। इसमें याद करने का उतना कोशिशें न कीजिएगा, बस लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, ये दोहा या श्लोक तैयार हो जाएगा। फिर देखते हैं इनका उदाहरण। मणि खोए भुजंगसी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, किया न्याय तुमने जगदीश। अब इनका स्पष्टीकरण देखा जाए कि करुण रस का स्पष्टीकरण क्या है। तो करुण रस का जो स्पष्टीकरण है इसमें भी 4 भाव हैं। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव में इनके में शोक होता है। और विभाव जो आलंबन होता है, विभाव में भी 3 पार्ट बन चुके हैं, एक आलंबन, एक आश्रय और एक उद्दीपन हो गया है। तो जो विभाव में आलंबन है वह श्रवण कुमार है, और जो आश्रय दे रहे वो पाठक है, और उद्दीपन दशरथ की उपस्थिति है यहाँ पे। और जो अनुभाव है वो सिर का पटकना हो गया, और संचारी भाव विषाद, स्मृति, प्रलाप आदि, इन सबको भी आप ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्पष्टीकरण लिखना पड़ता है, तभी आप लोग को पूरा 2 अंक प्राप्त होगा। अब नेक्स्ट रस को देखा जाएगा कि नेक्स्ट रस क्या है। ग पर रखा गया हास्य रस, जिसे हंसना भी बोला जाता है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास ही होता है। तो हास्य रस किसे कहते हैं? तो विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के माध्यम से जब हास नामक अस्थाई भाव की प्राप्ति होती है तब वहाँ हास्य रस प्रमाणित होता है। अब इसके भी उदाहरण देखा जाए और इसका स्पष्टीकरण भी देखा जाएगा। तो इसके उदाहरण देखा जाए हास्य रस का। नाना वाहन नाना भेषा, अब बिहसे शिव समाज निज देखा। इनका भी उदाहरण वैसा टॉप लेवल का नहीं है, एक बार सुनिएगा, लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, याद हो जाएगा कि नाना वाहन नाना भेषा, बिहसे शिव समाज निज देखा। अब इनके स्पष्टीकरण को देखते हैं। इनका जो स्पष्टीकरण है वो इसमें भी 4 भाव ही है। अस्थाई भाव इनका जो है वो हास यानी हंसी है, और जो इनका विभाव यानी आलंबन है वो महादेव की गणना किया गया इसमें, और जो उद्दीपन है विचित्र वेशभूषा, चेष्टाएं आदि है। जो अनुभाव है वो हंसना है, संचारी भाव हर्ष, चपलता आदि यहाँ पे है। अब यहाँ पे रस समाप्ति होता है, और अब रस समाप्त करके अब देखा जाएगा नेक्स्ट टॉपिक, सेकेंड वाला अलंकार को पढ़ा जाएगा कि अलंकार क्या होता है और कैसे उसमें अलंकार के कितने प्रकार होते हैं, उस सारे प्रकार को भी देखा जाएगा। ये 2 नंबर तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब शेष 2 नंबर की नेक्स्ट तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें अब ख वाले टॉपिक है जो अलंकार। अब अलंकार को देखा जाएगा कि अलंकार किसे कहते हैं। तो अलंकार को देखते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार के मुख्य 2 भेद हैं, एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है। एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार होता है। जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार, तथा जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है वहाँ अर्थालंकार होता है। अब अलंकार के भेद देखा जाएगा कि अलंकार कितने भेद होते हैं। तो अलंकार के 2 भेद होते हैं, जिसमें से एक एडवांस लेवल में चला जाता है। तो फर्स्ट वाला एक शब्दालंकार होता है और एक अर्थालंकार होता है, और एक एडवांस लेवल में उभयालंकार होता है। तो हम लोग को बस 2 देखना है, शब्दालंकार और अर्थालंकार को देखा जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पे शब्दालंकार। शब्दालंकार में क्या होता है, एक अनुप्रास होता है, एक यमक होता है और एक श्लेष शब्दालंकार है। अनुप्रास, यमक और श्लेष शब्दालंकार होता है, जिसमें 3, एक अनुप्रास हो गया, एक यमक अलंकार होता है और एक श्लेष अलंकार होता है। तो इन तीनों में से सबसे पहले
अनुप्रास अलंकार को देखा जाएगा कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, इनका उदाहरण क्या है और इनका स्पष्टीकरण क्या है। आसान से आसान भाषाओं में अलंकार को भी देखा जाएगा। जितना आसान हो चुका है उतना आसान हम इस सारे अलंकार रस छंद को बनाए हैं और आप लोग को बस केवल वीडियो को सुनना है, याद करना है, लिखना है बस। तो शुरू करते हैं कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं। जब एक ही वर्ण या शब्द की बार बार आवृत्ति होने पर वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जब कोई एक ही वर्ड हो या शब्द हो, जब बार बार आएगा तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। यहाँ पे रघुपति राघव राजा राम, र और घ बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इनका स्पष्टीकरण देखा जाएगा। तो स्पष्टीकरण में यानी इस उदाहरण में र और घ, जो र और घ अक्षर है वह एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। अब नेक्स्ट अलंकार को देखा जाए कि नेक्स्ट अलंकार कौन सा है। नेक्स्ट अलंकार पे रखा गया है यमक अलंकार को, यानी बी नंबर पर यमक अलंकार को रखा गया है। यमक अलंकार को भी देखा जाए किसे कहते हैं, तो जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जब कोई एक शब्द हो जो दो या दो से अधिक बार आए और उसका भिन्न भिन्न अर्थ हो तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो यमक अलंकार का उदाहरण देखा जाए कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। ये कबीरदास जी ने बोले हैं कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। अब यमक अलंकार का स्पष्टीकरण देखा जाए कि इस उदाहरण में जो कनक शब्द है, एक कनक शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर इसका अर्थ भिन्न भिन्न है। पहले कनक का मतलब धतूरा होता है और दूसरे कनक का मतलब सोना होता है। देखिएगा, यदि लॉन्ग क्वेश्चन में आ गया तब तो ठीक ही है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। यदि एमसीक्यू क्वेश्चन में आ गया कि यमक अलंकार कौन सा है, यदि उस ऑप्शन में या उस दोहा में यदि कनक कनक दिया रहेगा तो कनक कनक ट्रिक मारिएगा। अब नेक्स्ट अलंकार को देखते हैं। 3 अलंकार था, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो सी नंबर पे रखा गया श्लेष अलंकार को। श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, तो जब एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है किंतु उसके अनेक अर्थ निकलते हैं तब वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। यानी एक शब्द एक ही बार प्रयोग होता है और उसका अर्थ अनेक निकलते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। तब इसके उदाहरण को देखा जाए कि चिर जियों जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। इनके ये जो उदाहरण है ये शायद आप लोग को याद करना पड़ेगा कि चिर जियों जोरी जुरे, क्यों न सने गंभीर, को घटिए वृषभानुजा वे हलदर के वीर। लिखिएगा, याद कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो श्लेष अलंकार का स्पष्टीकरण देखा जाए कि इस उदाहरण में जो वृषभानुजा शब्द है, वृषभानुजा, ये वृषभानुजा और हलदर दोनों शब्द एक ही बार आए हैं किंतु उनके अर्थ अनेक है। यहाँ पे इस उदाहरण में वृषभानुजा और हलदर शब्द एक ही बार आए लेकिन इसका अर्थ यहाँ इस उदाहरण में अनेक है। अब देखा जाए क्या क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाले शब्द यानी वृषभानुजा और दूसरे वाले हलदर है। तो वृषभानुजा में ये क्या प्रतीत होता है कि राजा वृषभानु की पुत्री राधा, एक राजा वृषभानु की पुत्री राधा, बी यानी वृषभ जिसे बैल की यानी बहन गाय भी होता है, जो बैल की बहन होती है गाय। हलदर का मतलब ए पर बलराम को रखा गया और बी पर बैल को रखा गया है। यहाँ वृषभानुजा और हलदर शब्द में श्लेष अलंकार होता है। अब पहला तो शब्दालंकार था, अब सेकेंड वाले को देखा जाएगा कि अर्थालंकार में क्या क्या होता है और अर्थालंकार किसे कहते हैं, उसमें कौन कौन सा भाग है। अर्थालंकार इसके पहले ही हम इनका एक्सप्लेनेशन किए थे शब्दालंकार और अर्थालंकार का, कि
जहाँ शब्दों के कारण चमत्कार आ जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है, तथा जहाँ अर्थ के कारण रमणीयता आ जाती है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार में फर्स्ट वाले को देखा जाएगा, रूपक अलंकार किसे कहते हैं, और ये भी क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो रूपक अलंकार, जब हम उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर देते हैं वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है? तो उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जा रही है। उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जा रही है, और उपमान का मतलब होता है कि जिससे उपमा की जा रही है। इन दोनों को ध्यान में दीजिएगा, क्योंकि अर्थालंकार में उपमेय और उपमान बार बार आता है शब्द। कि उपमेय का मतलब जिसकी उपमा दी जा रही है, उपमान का मतलब जिससे उपमा की जा रही है। तो रूपक अलंकार किसे कहते हैं? जब हम उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर देते हैं तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो रूपक अलंकार का जो उदाहरण है, चरण कमल बंदौ हरिराई। देखिएगा, ये याद करने का नहीं है, इसको लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। रूपक अलंकार का जो उदाहरण है, चरण कमल बंदौ हरिराई। अब इनका स्पष्टीकरण देखा जाए कि रूपक अलंकार का स्पष्टीकरण क्या है। तो यहाँ जो चरण है, यह रूपक अलंकार में जो चरण व उपमेय में जो कमल है, उपमान का आरोप होने के कारण यहाँ पे रूपक अलंकार होता है। यहाँ चरण उपमेय में कमल उपमान का आरोप होने के कारण रूपक अलंकार होता है। सेकंड वाले अलंकार को देखा जाएगा, उपमालंकार। उपमालंकार को भी देखा जाए, जहाँ पर उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उपमावाचक शब्द हो वहाँ उपमालंकार प्रमाणित होता है। देखिएगा, इसमें चारों पांचों आएगा, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, उपमावाचक शब्द, चार हो वहाँ उपमा अलंकार प्रमाणित होगा। तो उपमा अलंकार का जो उदाहरण है, इनका उदाहरण है कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। एकदम जितना हो सका उतना हल्का किया गया हर एक उदाहरणों को, कि जो आप लोग को ज़्यादा मतलब मेहनत न करना पड़े, बस सुनिए और प्रैक्टिस कीजिए, याद हो जाए कि मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो इसका स्पष्टीकरण है कि इसमें जो मुख है वह उपमेय है, और जो चंद्रमा है वो उपमान है, और साधारण धर्म सुंदर है, और जो समान का शब्द है वो उपमावाचक शब्द है। इनका स्पष्टीकरण देखिएगा, उपमेय मुख होता है और उपमान चंद्रमा है यहाँ पे, साधारण धर्म यानी यहाँ पे सुंदर है, और उपमावाचक शब्द समान है। तो ये यहाँ पे अलंकार भी 2 नंबर क्लियर हो गया, और 2 + 2 4 नंबर हम लोग क्लियर कर लिए। अब बचा है 2 नंबर, और 4 नंबर क्लियर करने के बाद अब 2 नंबर और क्लियर कर लिया जाएगा, तब ये अलंकार छंद रस खत्म हो जाएगा। तो आइए अब छंद को भी देखा जाए, उसको भी जहाँ तक हो सका है आसान किया गया है, और 2 नंबर उसको भी क्लियर किया जाए। तो गौ पे रखा गया छंद को, और यही इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, और आप लोग बने रहिएगा क्योंकि 6 नंबर आप लोग को गिवन करना है। तो छंद को देखा जाए कि छंद किसे कहते हैं। छंद किसे कहते हैं एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आप लोग को मालूम रहना चाहिए। तो छंद का परिभाषा है, जो काव्य के प्रवाह को लय युक्त, संगीतात्मक, सुव्यवस्थित तथा अक्षरों की संख्या, क्रम, गणना आदि नियमों से नियोजित होता है, उसे छंद कहते हैं। जो काव्य के प्रवाह को लय युक्त होता है, संगीतात्मक होता है, सुव्यवस्थित तथा अक्षरों की संख्या या क्रम या गणना आदि नियमों से नियोजित होता है, उसे छंद कहते हैं। छंद के प्रकार, छंद मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक मात्रिक छंद होता है, एक वर्णवृत्त छंद होता है। तो हम लोग ज़्यादातर मात्रिक छंद को देखा जाएगा, और मात्रिक छंद किसे कहते हैं, मात्रिक छंद में कौन कौन आता है, उसको डिटेल में देखा जाएगा। तो यहाँ पे जो मात्रिक छंद पहला हेडिंग है, मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। जो मात्रिक छंद होता है इसमें केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। इसमें एक
लघु का संकेत खड़ी रेखा होता है ऐसे करके, और एक गुरु का संकेत वक्र रेखा होता है ऐसे करके, जिसे इसे एक भी काउंटिंग किया जाता है और इसे दो काउंटिंग किया जाता है। जो भी क से लेकर के अज्ञ तक और अ से लेकर के अह तक इसमें जो भी लघु होगा उसे एक से प्रदर्शित किया जाएगा, और जो भी इसमें गुरु शब्द होगा उसको एस यानी दो से प्रदर्शित किया जाएगा, और इसको काउंट भी किया जाता है। तो अब इसका सूत्र एक देखा जाए कि इसमें सूत्र है, उसको लघु और गुरु का उसको देख लिया जाए, तब उसके बाद से मात्रिक छंद शुरू किया जाएगा। तो इसमें ये सूत्र है कि यमाता राजभान सलगा, यमाता राजभान सलगा, इस सूत्र से आठों गणों का स्वरूप ज्ञात हो जाता है। यथा इस सूत्र में गण का नाम है ये पूरा, और ये संकेत है 1 करके 2 करके, सूत्रगत उदाहरण है ये पूरा टोटल, और ये सार्थक उदाहरण है। आप लोग इसको याद करने का ट्रिक है कि यमाता राजभान सलगा, इसको याद मत कीजिएगा, बस समझ लीजिएगा। जैसे जो यगड़ है इसमें हर एक शब्द लघु का है, तो इसमें 1 1 1 होगा, और यमाता जैसे देखिए इसमें य लघु और माँ और ता गुरु है, तो इसमें माँ और ता के लिए दो दो का प्रयोग किया गया है, और लघु के लिए एक का प्रयोग किया गया है। ऐसे मगड़, तगड़, रगड़, जगड़, भगड़, नगड़, सगड़, ये जितना है सब एक एक होता है। और इसमें यमाता, मतारा, तराज, राजभा, जभान, भानस, नस्ल, सलगा, देखिए ये जो नगड़ है और ये नस्ल है इसमें तीनों का एक ही एक हो गया। इसमें लघु और गुरु को देखिएगा, जो लघु होता है वो एक होगा, और जो गुरु होगा वो ऐसे करके जो एस टाइप में सिग्नल किया गया है, संकेत दिया गया है, उसे दो मानिएगा। तो इसमें लघु और गुरु देख लीजिएगा। और सार्थक उदाहरण इसका कि यशोदा, मायावी, तालाब, रामजी, जलेश, भारत, नगर, सरिता, भारत, नगर, सरिता, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद से अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग इसका हेडिंग तो डाल ही दिए थे कि मात्रिक छंद, मात्रिक छंद को देखे गए थे कि मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की गणना की जाती है, और मात्रिक छंद में सबसे पहले वाले को देखा जाएगा चौपाई छंद। चौपाई छंद किसे कहते हैं, चौपाई में उदाहरण क्या है, इसका स्पष्टीकरण क्या है, चौपाई छंद को देखा जाए। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और अंत में 2 गुरु होते हैं। इसको भी, इसका भी जो उदाहरण है, जितना हो सका बेटर से बेटर करके उदाहरण को आसान बनाया गया है, कि जो आप लोग को याद न करना पड़े, बस केवल लिख करके प्रैक्टिस करना है उदाहरण को, याद बैठ करके रटना नहीं है उदाहरण को। तो मात्रिक छंद में सबसे पहले वाले चौपाई छंद है कि चौपाई छंद सम मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो इसका जो उदाहरण देखा जाए कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इनके 4 चरण होते हैं ये, और चारों चरण में 16-16 मात्राएं होनी चाहिए। तो इसमें एक लघु देखिएगा और एक गुरु देखिएगा। लघु का मतलब 1, गुरु का मतलब 2 मानिएगा, जो एस सिग्नल टाइप का होगा। तो जय, ज और य दोनों लघु लघु है। यह जो है कि यमाता राजभान सलगा जो फार्मूला बताया गया है, उसको एक बार रिवाइज करके वीडियो को फिर यमाता राजभान सलगा टॉपिक को फिर सुनिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। और आप लोग को ये जो ये है क्रम बाय क्रम जो गिनना रहता है कि 16 मात्राएं कौन कौन, इसको याद मत कीजिएगा। यह यमाता राजभान सलगा वाले सूत्र को एक बार रिपीट करके देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो ज और य दोनों लघु लघु है, तो यहाँ पर इसका सिग्नल 1-1 हो गया। और हनु यानी 1 1, और ये 2 है और ये 1 है, तो इसको जब काउंट किया जाएगा तो यहाँ पे 2 है, और 2 और 2 4 1 5 है यहाँ पे,
और 2 7 1 8 हो गया, 8 और 2 10 हो गया, और 2 12 और 2 14 हो गया। तो इसको पूरा काउंटिंग किया जाएगा तो 2 और 2 4, 2 6 और 1 7, 7 और 1 8 और 2 10, 2 12, 2 14 और 2 16। एक क्लियर आपका 16 मात्राएं हो गई। और ये 16 मात्राएं चारों चरणों में ही मिलेगा, चारों चरण में 16 16 मात्राएं होंगी। तब चौपाई छंद का उदाहरण को देख लिया गया। अब इसके स्पष्टीकरण को देखा जाए कि स्पष्टीकरण क्या कहता है। अब इनका जो स्पष्टीकरण है, स्पष्टीकरण यही कह रहा है कि प्रस्तुत उदाहरण में प्रत्येक चरण में 16 16 मात्राएं प्राप्त होती हैं, अतः यहाँ चौपाई छंद प्रमाणित होता है। अब नेक्स्ट वाले को देखा जाएगा जिसे दोहा छंद कहते हैं। दोहा छंद को देखा जाएगा कि दोहा छंद क्या होता है। तो दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे, यानी पहले और तीसरे चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे 4 चरण होता है जिसमें पहला तीसरा दूसरा चौथा होता है। तो पहले और तीसरे चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं। तो आइए अब दोहा छंद के उदाहरण को देखा जाए। इनके भी उदाहरण को आसान से आसान बनाया गया है, याद करने वाला नहीं है। अब इनके उदाहरण को देखा जाए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये जो भी उदाहरण है याद करने वाला नहीं, बस लिख करके प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर देखते हैं एक बार उदाहरण को। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। फिर यहाँ पे एक लघु को देखिएगा और एक दीर्घ को देखिएगा। यहाँ पे 2 + 2 4 है, 2 + 2 4, और 2 + 2 + 1 4 और 1 5, यानी 4 4 8, और 2 10, 2 12, 1 13, यानी पहले वाले में 13 और दूसरे वाले में 3 हो गया, और 1 4 हो गया, और 1 2 हो गया, और 1 2 हो गया, यानी 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 1 11, यानी पहले में 13 और दूसरे में 11 है। अब इसका जो उदाहरण, अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि स्पष्टीकरण प्रस्तुत उदाहरण में दूसरे और चौथे चरणों में 11 11 मात्राएं तथा पहले और तीसरे चरणों में 13 13 मात्राएं प्राप्त होती हैं, अतः यहाँ दोहा छंद प्रमाणित होता है। इसके भी उदाहरण देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट वाले को देखा जाए कि नेक्स्ट वाले पे कौन सा छंद को रखा गया है। नेक्स्ट वाले पे रखा गया है सी पर सोरठा छंद को रखा गया है। सोरठा छंद को भी जितना आसान हो सका है आसान बनाया गया है। अब सोरठा छंद की परिभाषा को देखते हैं कि सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके भी 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरणों में 11 11 मात्राएं होती हैं, और दूसरे और चौथे चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। और ये जो सोरठा छंद है ये दोहे का उल्टा होता है। अब इसको देखा जाए कि सोरठा छंद का उदाहरण क्या है। तो उदाहरण, राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकत अपार नेति नेति नित निगम का। इसको शायद याद करना पड़ेगा आप लोग को। फिर उदाहरण को देखते हैं। राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, अभिगत अकत अपार नेति नेति नित निगम का। इसमें भी जो मात्राएं, इसको काउंट कर लीजिएगा। पहले और तीसरे चरणों में 11 11 मात्राएं होगा, इसको काउंट कीजिएगा, उतना ही मात्राएं होगी। फिर इसको काउंट कर लीजिएगा, 11 और 13 मात्राएं प्राप्त होंगी। तो अब सोरठा छंद के स्पष्टीकरण को देखा जाए कि स्पष्टीकरण क्या है। तो सोरठा छंद के स्पष्टीकरण में देखा जाएगा कि प्रस्तुत उदाहरण में पहले और तीसरे चरणों में 11 11 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13 13 मात्राएं प्राप्त होती हैं, अतः यहाँ सोरठा छंद प्रमाणित होता है। अब जो डी करके नेक्स्ट छंद है, और ये शायद लास्ट छंद होगा, और इसको देखिएगा, तब जा कर के हम लोग को 2 + 2 + 2 6 अंक प्राप्त होंगे, और 6 अंक तैयार भी किया जा रहा है। तो डी वाले पे रखा गया कुंडलिया छंद को।
कुंडलियाँ छंद की परिभाषा है कि कुंडलियाँ दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है। यह दो छंदों से मिलकर बना होता है, दोहा और रोला से। इस छंद के 6 चरण होते हैं। अब तक तो हम लोग 4 चरण देखते हैं, अब इस छंद के 6 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। जो कुंडलियाँ छंद है यह दोहा और रोला के संयोग से बना छंद है और इसके 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। तब कुंडलियाँ छंद के उदाहरण को देखा जाए तो इसके अब उदाहरण को देखा जाए कि इसका उदाहरण है कुंडलियाँ छंद का कि बेटे बेटी में करो समता का व्यवहार, बेटी ही संसार की होती सृजनहार, होती सृजनहार सृजन को सदा संवारा, जिसने ममता को उर्मे जीवन भर ढारा। कह मयंक दामन में कंटक रही समेते, बेटी माता बनकर जनती बेटी बेटे। अब इसके उदाहरण में 6 चरण है और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। एक को काउंट किया जाए, इसको काउंट किया जाए कितने मात्राएं होती हैं तो 2 और 2 4, 6 और 2 8 और 2 10 और 2 12। 12 इधर है और इधर की कितना है 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12। 12 और प्लस 12 ये आपको मिला करके 24। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं प्राप्त होंगे जो 6 चरण होता है। अब इनका स्पष्टीकरण को देख लिया जाए तो कुंडलिया छंद का जो स्पष्टीकरण है, प्रस्तुत छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं 6 चरण एवं 13 और 11 पर यति स्थित है, अतः यहाँ कुंडलियाँ छंद प्रमाणित होता है या है। तो हम लोग ये डिटेल में छंद और अलंकार और रस को देख लिया गया और आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इनका उदाहरण, इनकी व्याख्या को सुनिएगा, लिखिएगा और 6 नंबर पूरी तरीक़ा से क्लियर कर लीजिएगा। या तो MCQ में पूछ सकता है, नहीं तो लॉन्ग क्वेश्चन में करके पूछ सकता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग के वीडियो अच्छा लगा होगा और यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। थैंक यू।